हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। आज हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 3। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये जो लेसन है स्टूडेंट। आपके एग्जाम के अंदर जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर यहाँ से 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो हम यहाँ जो लेसन शुरू करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्लासी के युद्ध से और बक्सर के युद्ध से। देखो, आपको पता है हमारा जो चैप्टर 3 है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। वो करता है ब्रिटिश शासन के ऊपर। अंग्रेजों के द्वारा किस प्रकार भारत में अपनी सत्ता की स्थापना की गई थी। देखो, अगर हम ब्रिटिश शासन की अगर हम बात करें, यानी कि ब्रिटिश शासन की जो शुरुआत है वो भारत में 1757 से मानी जाती है। लेकिन जो अंग्रेज थे वो भारत में 1757 के अंदर नहीं आए थे, वो मुगलों के समय भारत में आ चुके थे। मुगल सम्राट अकबर के समय ही जो अंग्रेज थे वो भारत में व्यापार के लिए आ चुके थे। अंग्रेजों से पहले और भी विदेशी शक्तियां थी, जिसके अंदर पुर्तगाल है, डेनमार्क है, डच है। यानी कि ये सारी विदेशी शक्तियां सिर्फ भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी। उनका मेन मकसद व्यापार करना था। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने भारत को एक औपनिवेशिक, यानी कि एक ऐसे उपनिवेश का दर्जा दिया जहां से इसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, संपूर्ण भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करना प्रारंभ कर दिया। अब देखो, ये जो आधिपत्य था अंग्रेजों ने किस रूप में प्राप्त किया था, ये इन्होंने किया था छल कपट से। कि भारतीय शासकों के साथ जितनी भी भारत में छोटी बड़ी रियासतें थी, जो राजा महाराजा थे, उनको अपने अधीन करके भारत पर उन्होंने शासन करना प्रारंभ किया था। अब मेन बात ये आती है कि ये जो ब्रिटिश शासन था, जो ईआईसी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। देखो, एक ब्रिटिश शासन था, ये ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, ब्रिटिश ब्रिटेन के द्वारा भारत में शासन करने के लिए एक ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी 1600 ईस्वी के अंदर। और इसकी जो स्थापना करने का जो मुख्य कारण था वो था भारत के अंदर, भारत में एक व्यापार करने का अधिकार पत्र दिया गया था। और अंग्रेजों को जो ये व्यापार करने का अधिकार पत्र था ये मात्र 10 वर्ष के लिए दिया गया था। अपने बोलते हैं ना कि हमने कोई कार्य शुरू करना है तो हम उसका ठेका ले लेते हैं, लीज जिसको बोलते हैं। तो अंग्रेजों ने भी उसी तरह भारत में व्यापार करने के लिए 10 वर्ष का उन्हें अधिकार पत्र मिल गया ब्रिटिश शासन की तरफ से। अब ये जो अधिकार पत्र था ये तो था अंग्रेजों की तरफ से। जब अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए तो भारतीय जो मुगल बादशाह थे, सम्राट जो भी था उस समय, देखो 1757 की बात हो रही है, तो उस समय जो अंतिम मुगल बादशाह जो माना जाता है, वैसे तो यहाँ जहांगीर के शासन के अंदर पूर्ण रूप से अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई थी। जो भी व्यापार करने से संबंधित जो शुल्क लगाए जाते हैं वो हटा दिए गए थे। इसी का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहा। और इसी दौरान भारत के अंदर इन्होंने क्या किया, देखो 1600 में ईआईसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अंग्रेजों ने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने 1604 में अंग्रेजों ने 1604 में उन्होंने अपनी एक व्यापारिक कोठी स्थापित की, यानी कि जिसको जहां से उनका जो व्यापार था, जो कारखाना था, उसे स्थापित किया, व्यापारिक कोठी। और ये जो व्यापारिक कोठी थी इन्होंने मद्रास के अंदर स्थापित की थी, मद्रास चेन्नई के अंदर। ध्यान में रखना है आपने, मद्रास चेन्नई में इन्होंने पहली बार उन्होंने अपना कारखाना स्थापित किया 1604 में। और इसके अलावा अंग्रेजों ने 1612 में सूरत में इन्होंने अपना एक किला स्थापित किया, फोर्ट सेंट जॉर्ज किले का इन्होंने निर्माण किया था। फोर्ट यानी कि किला है, और उस किले का क्या नाम था, सेंट जॉर्ज। इसका निर्माण कब करवाया गया था, इस किले का निर्माण करवाया गया था 1612 के अंदर। और अंग्रेजों ने व्यापारी कोठी जो थी वो कब स्थापित की थी, 1604 में। यह आपने ध्यान रखना है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे 1717 के अंदर। देखो, उस समय 1717 की अगर हम बात करें तो उस समय जो मुगल बादशाह थे वो थे जहांगीर, फर्रुखशियर।
उस समय जो मुगल बादशाह जो थे वो कौन थे? फर्रुखशियर थे। फर्रुखशियर ने क्या किया कि ये काफी बीमार था, फर्रुखशियर किसी बीमारी से पीड़ित था। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इस अवसर का लाभ उठाया उन्होंने। अंग्रेजों ने क्या किया, एक डॉक्टर को भेजा इसके पास इसके इलाज के लिए। जब फर्रुखशियर का इलाज कर दिया गया, वो स्वस्थ हो गए, तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों को एक फरमान जारी कर दिया। यानी कि अंग्रेजों को उन्होंने एक विशेष अधिकार दे दिया। कौन सा अधिकार दे दिया? इन्होंने दे दिया दस्तक। ये जो दस्तक था एक विशेष अनुमति पत्र था। किसके लिए? ये जो विशेष अनुमति पत्र था ये था व्यापार करने के लिए। इसके तहत इन्होंने, अंग्रेजों ने इस फरमान के तहत फर्रुखशियर ने अंग्रेजों को 38 गांवों की जो जिम्मेदारी थी, जो 38 गांव थे इनकी जो जिम्मेदारी थी वो किनको सौंप दी? ये सौंप दी इन्होंने अंग्रेजों को। यानी कि यहाँ पर व्यापार करने के लिए अंग्रेजों को शुल्क नहीं देना पड़ेगा, बिना शुल्क के वो यहाँ पे कार्य करेंगे। और इसी फरमान का उन्होंने गलत तरीके से प्रयोग किया। इन्होंने भारतीय जनता के ऊपर, भारतीय जो शासक थे, जो इन 38 गांवों के अंदर शासन करते थे, उनके ऊपर उन्होंने अपना प्रभुत्व स्थापित किया। धीरे धीरे उन सभी गांवों पर उन्होंने अपना अधिकार कर लिया। और इसके अलावा 1757 के अंदर, 1757 में जो अंग्रेजों से पहले जो विदेशी शक्तियां भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, अंग्रेजों ने क्या किया, उन्हें भी पराजित करके उन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया। और मुगलों से उन्होंने जो फरमान प्राप्त हुआ था, उस फरमान के पश्चात अंग्रेजों का जो प्रभाव था वो बंगाल के अंदर दिनों दिन बढ़ता चला गया। और इसी के पश्चात क्या हुआ कि 10 अप्रैल, ध्यान से सुनना, 10 अप्रैल 1756 को 10 अप्रैल 1756 को बंगाल के नवाब, देखो उस समय बंगाल जो क्षेत्र था वहां के शासक को नवाब पुकारा जाता था, नवाब कहा जाता था। तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था? वो थे अली वर्दी खां। अली वर्दी खां। 10 अप्रैल 1756 को बंगाल के नवाब अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई। यानी कि इसकी मृत्यु के पश्चात बंगाल का उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। अब इन्होंने क्या किया, अली वर्दी खां ने क्या किया, इन्होंने अपनी छोटी पुत्री जो थी उसे अपना उत्तराधिकारी बना रखा था। लेकिन इन्होंने उत्तराधिकारी जो था अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को, इन्होंने अपनी छोटी पुत्री के पुत्र सिराजुद्दौला को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। यानी कि बंगाल का नवाब कौन बन गया? सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला के समय बंगाल का जो शासन था उसका जो विस्तार था वो बहुत ही तेज गति से हुआ। और जहां सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना, वहीं दूसरी ओर शौकत जंग नाम का एक व्यक्ति था। शौकत जंग, ये जो व्यक्ति था, पूर्णिया एक क्षेत्र था, वहां का ये गवर्नर था। पूर्णिया के गवर्नर शौकत जंग भी बंगाल का नवाब बनना चाहते थे। लेकिन जो नवाब था वो किसे बना दिया गया? सिराजुद्दौला को बना दिया गया। अब दोनों में मतभेद हो गया। तो इस बात से नाराज होकर जो शौकत जंग जो था वो कहाँ चला गया? अंग्रेजों के पास चला गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, इस बात का फायदा उठाया, इस अवसर का उन्होंने फायदा उठाया। इन्होंने क्या किया, शौकत जंग को नवाब बनाने के लिए उसके कान भरने शुरू कर दिए। क्यों? अंग्रेजों की ये पॉलिसी थी, स्टार्टिंग से ही, प्रारंभ से उनकी एक ही पॉलिसी थी कि जब तक भारतीय शासकों में आपस में फूट डालने का काम नहीं किया जाएगा तब तक हम उनके राज्यों पर अधिकार नहीं कर सकते। तो अंग्रेजों और जो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इन दोनों के बीच जो मतभेद थे वो दिनों दिन बढ़ते चले गए। और इसी मतभेद के परिणाम स्वरूप 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का
युद्ध होता है। इस युद्ध के अंदर, प्लासी के युद्ध में, जो बंगाल का नवाब होता है ना सिराजुद्दौला, वो मारा जाता है। ध्यान से सुनना, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो है वो इस युद्ध में मारा जाता है। अंग्रेज ये युद्ध हार जाते हैं। ध्यान से सुनना, प्लासी का जो युद्ध है वो अंग्रेज हार जाते हैं, लेकिन सबसे जो बुरी घटना ये घटी कि जो बंगाल का जो नवाब था ना वो भी इस युद्ध में मारा गया। इसी बात का फायदा उठा करके अंग्रेजों ने क्या किया, ये जो प्लासी का युद्ध था इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी। यहाँ बहुत बड़ी मिस्टेक होगी मेरे से, ये जो प्लासी का जो युद्ध था इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी, बहुत बड़ी गलती होगी मेरी, सॉरी सॉरी। इस युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। तो अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल का जो नवाब था वो किसे घोषित कर दिया, प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। तो यानी कि जो मीर जाफर था वो प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का शासक बना। यानी कि वो एक अंग्रेजों की कठपुतली थी। अंग्रेज जैसा चाहते थे मीर जाफर वैसा ही करता रहा। मीर जाफर अंग्रेजों की जो इच्छाएं थी, उनकी जो धन लेने की जो इच्छा थी, जब वो उनको पूरा नहीं कर पाया तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को उसके पद से हटा दिया और उसके स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट था। दोबारा से देख लो एक बार कि प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा गया, अंग्रेज इस युद्ध में जीत गए थे। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का शासक घोषित किया, लेकिन मीर जाफर उनकी जरूरतों को पूरा नहीं कर पाया। इसके लिए अंग्रेजों ने क्या किया, उसे उसके पद से हटा दिया और 1760 में अंग्रेजों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। अब मीर कासिम भी अंग्रेजों के षड्यंत्रों से परेशान हो चुका था, तो उसने क्या किया, उसने अंग्रेजों से जो जितने भी प्रशासनिक अधिकार थे, बंगाल के जितने भी अधिकार थे, उसने अपने हाथों में लेने का प्रयास किया। उन सब पर, बंगाल के ऊपर अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास किया। लेकिन हुआ यूं कि जो मीर कासिम जो था, इसकी ये जो नीतियां थी ये अंग्रेजों को पसंद नहीं आई। यानी कि मीर कासिम के द्वारा जो भी प्लानिंग की जा रही थी बंगाल के ऊपर अधिकार करने से संबंधित, वो सब विफल होती नजर आ रही थी। इसी दौरान अंग्रेजों और मीर कासिम के अंदर मतभेद बढ़ते गए और 22 अक्टूबर 1764 को 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है मीर कासिम और अंग्रेजों के मध्य। इस युद्ध में जो बंगाल का नवाब मीर कासिम होता है वो युद्ध में पराजित हो जाता है, अंग्रेज इस युद्ध में जीत जाते हैं और बंगाल पर, संपूर्ण बंगाल पर जो अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। ये युद्ध जो था भारतीयों के लिए इतना घातक सिद्ध होता है, इतना भयंकर सिद्ध होता है कि इस युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार, उड़ीसा के जो दीवानी अधिकार थे वो किसके हाथों में चले जाते हैं, अंग्रेजों के हाथों में चले जाते हैं। बस यहीं से ही, एक तो प्लासी के युद्ध से और दूसरा बक्सर के युद्ध से, इन दो युद्धों के पश्चात अंग्रेजों के द्वारा भारत पर अपना शासन स्थापित करने की जो पकड़ थी वो उन्होंने मजबूत कर ली थी। ठीक है, और इसके पश्चात 18वीं शताब्दी चल रही है स्टूडेंट। यहाँ पे 1757 64 हमने अभी किया, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। उसी दौरान क्या होता है देखो, बक्सर के युद्ध से पहले स्टूडेंट एक पानीपत का युद्ध भी होता है। पानीपत का युद्ध, आपने ये नाम सुना होगा शायद, पानीपत का युद्ध। दो युद्ध पहले हम कर चुके हैं, ये पानीपत का तीसरा युद्ध है। ये पानीपत का तीसरा युद्ध है। कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे सर पानीपत के 3 युद्ध, हमने तो अभी तक 2 ही पढ़े हैं। देखो हमने जो 2 युद्ध पढ़े हैं वो हमने पढ़े हैं कब, 1526 के अंदर, जब भारत में मुगल सत्ता की स्थापना होती है। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पहला युद्ध होता है।
दूसरा युद्ध होता है 1556 के अंदर, जब बैरम खां के द्वारा अफगान सेना के शासक जो सेनापति हेमू के साथ युद्ध होता है। पहला 1526, दूसरा 1556, तीसरा 1761 के अंदर। ये 3 युद्ध होते हैं पानीपत के, तो आपने ध्यान में रखने हैं। तो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो किन किन के मध्य हुआ था? ये हुआ था स्टूडेंट, मराठों का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जो मराठे थे ना, वो अंग्रेजों से क्या हो गए थे? पराजित हो चुके थे। इसका जो प्रभाव था मराठा शक्ति के ऊपर वो बहुत ही भयंकर पड़ा, यानी कि मराठे जो थे इस युद्ध के पश्चात वो कमजोर हो चुके थे। अब आगे देखेंगे कि क्या घटना घटित होती है, बट आपको सिर्फ इतना ही ध्यान में रखना है कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध है, ये युद्ध 14 जनवरी 1761 में होता है। बस इतना ही ध्यान में रखना है, आपको कुछ और डिटेल याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अब हमारा जो मेन टॉपिक शुरू होने वाला है वो क्या शुरू होने वाला है? वो शुरू होने वाला है कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संघर्ष था ना, वो किस प्रकार का था, कैसे इन दोनों में संघर्ष बढ़ता चला गया और किस प्रकार अंग्रेजों ने संपूर्ण मराठा साम्राज्य पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। ओके, तो स्टूडेंट बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी वे के अंदर मैं आपको करवा रहा हूँ। मेरे को नहीं लगता कि आपको कहीं भी डाउट हो रहा होगा। अगर फिर भी आपको लगता है कि डाउट हो रहा है तो मेरे को आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपके हर डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत ही ईजी है, कुछ टफ नहीं है। बस 2 बार आप इसको रीड करोगे अच्छे से तो आपका सारा का सारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। देखो मेन जो दिक्कत आती है यहाँ पे, हम यहाँ क्या करते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं ना, हम उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। तो आपने बीच में नहीं छोड़ना, तो वीडियो को आपने लास्ट तक जरूर वॉच करना है। जिसने अभी तक पहले की वीडियो को वॉच नहीं किया है प्लीज़ वो उन वीडियो को वॉच करें, क्योंकि मैंने अभी तक मेरे चैनल CBSE वॉरियर, जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ मैंने नाम लिखा हुआ है CBSE वॉरियर, आप YouTube पे जाकर के इस नाम से यदि आप सर्च करेंगे तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। उसे सब्सक्राइब करना है, साथ में बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस करना है, ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष। देखो अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो संघर्ष की अगर बात करें तो इस संघर्ष में 3 युद्ध होते हैं। इस संघर्ष में 3 युद्ध होते हैं। प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष, द्वितीय और तृतीय। जब तीसरा युद्ध होता है ना, तो तीसरे युद्ध के पश्चात जो मराठा साम्राज्य है ना वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है। तो शुरुआत करते हैं अपने मराठा और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष किस प्रकार प्रारंभ हुआ था। देखो ये जो संघर्ष था कि 18वीं शताब्दी की अगर हम बात करें, उस समय अंग्रेज जो थे ना उनका प्रभुत्व दिनों दिन संपूर्ण भारत पर बढ़ता जा रहा था। लेकिन उसी दौरान जो मराठा शक्ति थी ना, वो अंग्रेजों के समय एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरकर सामने आई थी। और मराठा साम्राज्य ही, मराठा एक ऐसी शक्ति थी जो अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल सकती थी। लेकिन जैसे ही मराठे पानीपत के तीसरे युद्ध में परास्त हो गए ना, हार गए, तो इस युद्ध के पश्चात मराठों की जो शक्ति थी ना वो दिनों दिन समाप्त होती चली गई, और इसी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया था। अब 1772 के अंदर 1772 के अंदर जो मराठों का जो सरदार था पेशवा, पेशवा मराठा सरदार में सबसे बड़ा पद था पेशवाओं के समय। ये जो मराठा सरदार जो था, पेशवा जो था, माधव राव की 1772 में मृत्यु हो जाती है। अब मृत्यु के बाद माधव राव का जो भाई था नारायण पेशवा बना। माधव राव का भाई था नारायण, अब ये पेशवा बन गया। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, बहुत इजी है और थोड़ा कंफ्यूजन वाला भी है। अब देखो नारायण राव पेशवा तो बन गया, लेकिन जो माधव राव था इसका चाचा था रघुनाथ राव। माधव राव का चाचा था रघुनाथ राव।
ये पेशवा बनना चाहता था रघुनाथ राव। इसको पेशवा ना बना करके पेशवा किसको बनाया गया, नारायण राव को। अब जो रघुनाथ राव था ये नाराज हो गया भाई, कहता है कि पेशवा तो मैंने बनना था, मैंने इतना सहयोग दिया संपूर्ण मराठा साम्राज्य को, मेरी जगह नारायण राव को पेशवा क्यों बनाया गया। इसी बात का फायदा किन्होंने उठाया, अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने क्या किया, रघुनाथ राव को सहायता देने के लिए, उसे पेशवा बनाने के लिए रघुनाथ राव के साथ इन्होंने एक संधि कर ली, सूरत की संधि कर ली 1775 में। रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में 1775 में सूरत की संधि हो गई। इस संधि से दोनों के बीच में ये शर्त रखी गई कि जो रघुनाथ राव है ना, पेशवा बनने के बाद अंग्रेजों को बेसिन, सालसेट और सूरत का जो लगान प्राप्त होता है ना, उसका आधा भाग वो अंग्रेजों को दे देगा। देखो ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है। कौन कौन से मैंने नाम बोले अभी, बेसिन, सूरत और सालसेट। ये वो क्षेत्र हैं जहां से जो भी राजस्व प्राप्त होगा इसका आधा भाग अंग्रेजों को दिया जाएगा। किस संधि के तहत ये शर्त रखी गई थी, सूरत की संधि के तहत। सूरत की संधि कब हुई थी, 1775 में हुई थी। किस किस के मध्य हुई थी, रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य। अब इसी संधि के आधार पर ही प्रथम अंग्रेज मराठा संघर्ष की नींव रख दी गई। इस संधि के बाद अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष प्रारंभ हो गया और प्रथम अंग्रेज जो मराठा संघर्ष था वो 1775 में शुरू हुआ और 1782 के अंदर समाप्त हो गया। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष। ध्यान से सुनना, बहुत ही इजी है। प्रथम आंग्ल जो मराठा संघर्ष था 1775 में प्रारंभ हुआ। देखो पीछे हमने सूरत की संधि की थी ना 1775 में, बस उसी के बाद से ही संघर्ष प्रारंभ हो गया और कब तक चला, 1782 तक। अब इसमें यह हुआ कि इस संधि से अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो दुश्मनी थी ना, जो आपस में जो द्वेष भावना थी, जो ईर्ष्या थी, जो लड़ाई झगड़ा था, वो दिनों दिन बढ़ता चला गया और अंग्रेजों और मराठों के बीच में, अंग्रेजों या अंग्रेज आंग्ल शब्द जो है अंग्रेजों के लिए प्रयोग में लाया गया है, अंग्रेजों और मराठों के बीच में संघर्ष हुआ और इस संघर्ष में, इस युद्ध के अंदर जो अंग्रेज थे वो पराजित हो गए और पराजित होने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, मराठों के साथ एक संधि कर ली। इस संधि को किस नाम से जानते हैं, बड़गाम की संधि कहते हैं। अंग्रेजों को मराठों के साथ एक बड़गाम की संधि करनी पड़ी। इस संधि में कुछ शर्तें रखी गई। शर्तें ये थी कि अंग्रेजों के द्वारा जो भी मराठा क्षेत्र पर अधिकार किया गया वो उसे लौटा देंगे। दूसरी शर्त, रघुनाथ राव को सूरत दरबार में पेश की करेंगे। तीसरी शर्त क्या रखी गई कि जो युद्ध में क्षतिपूर्ति हुई थी उसके क्षतिपूर्ति के बदले अंग्रेज जो है मराठा साम्राज्य को, पेशवा को वो 41,000 रुपए की राशि देंगे। युद्ध क्षतिपूर्ति यानी कि जो भी नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए वो 41,000 की राशि जमा करवाएंगे। अब इस संधि से प्रथम आंग्ल मराठा संघर्ष तो जो था वो समाप्त हो गया। ओके, इसके बाद अंग्रेज इस संधि का वो बदला लेना चाहते थे, इस संघर्ष का वो बदला लेना चाहते थे और इसी आधार पर द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष प्रारंभ हुआ, यानी कि दूसरा संघर्ष प्रारंभ हो गया, द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष। अब ये इस युद्ध का कारण क्या मानते हैं, देखो इसका कारण एक ही है कि अंग्रेज जो है वो अपनी पहली हार का बदला लेना चाहते थे। दूसरा दूसरा कि वो संपूर्ण मराठा राज्य पर अपना अधिकार करना चाहते थे या फिर संपूर्ण मराठा राज्य को अपने अधीन करना चाहते थे,
लेकिन अंग्रेज तो थे ना, वो बड़े ही चालाक और चतुर व्यक्ति थे, चतुर थे। देखो, अधिकार करने के बाद वो खुद कभी शासन नहीं करते थे। वो क्या करते थे, अपना एक चमचा रख देते थे, अपना एक एम्प्लॉय, अपना एक अधिकारी नियुक्त कर देते थे, जो अंग्रेजों के अधीन रह करके कार्य करता था। अब ये जो द्वितीय अंग्रेज संघर्ष था ना, मराठा संघर्ष जो था, वो 1802 में प्रारंभ होता है और 1805 तक चलता है। इस संघर्ष का कारण क्या था? लॉर्ड वेलेजली की साम्राज्यवादी नीति। तो उस समय जो बंगाल की अगर हम बात करें या भारत की अगर हम बात करें, उस समय लॉर्ड वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर के आया था। और लॉर्ड वेलेजली की जो साम्राज्यवादी नीति थी, साम्राज्यवादी जिसके अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार की बात की जा रही है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर जो उनके आसपास के जो क्षेत्र हैं उन्हें अपने अधीन करने की बात की जा रही थी। इसी के कारण ही दूसरा जो अंग्रेज मराठा संघर्ष जो था वो प्रारंभ हुआ। अब इसमें ये जो संघर्ष था ना, वो अंग्रेजों ने क्या किया, बड़ी चालाकी से मराठा सरदारों में फूट डाल दी, ताकि जो मराठा सरदार हैं वो अलग अलग युद्ध लड़ें और वो पराजित होते चले जाएं। पहले संघर्ष में क्या था, जितने भी मराठा सरदार थे वो एक साथ युद्ध लड़े थे, इसलिए वो अंग्रेजों को पराजित कर दिया। जबकि दूसरे में क्या हुआ, अलग अलग वो युद्ध लड़े और वो स्वयं अंग्रेजों से पराजित होते चले गए। और इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप 1803 में दक्षिण भारत के अंदर भोंसले, मराठा सरदार भोंसले ने संघर्ष किया अंग्रेजों के साथ। और अंग्रेजों के साथ इसने 1803 में अमरगाम का युद्ध लड़ा था। अमरगाम का युद्ध अंग्रेजों और भोंसले के बीच में हुआ था। और इस अमरगाम के युद्ध में जो भोंसले था वो पराजित हो गया। भोंसले जो था वो पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद 1803 में ही भोंसले ने अंग्रेजों के साथ देवगाम की संधि कर ली। देखो, अमर होने के लिए उसने युद्ध लड़ा, सिंपल सी भाषा बता रहा हूं। भोंसले ने क्या किया, अमर होने के लिए युद्ध लड़ा और युद्ध में हार गया। तो हारने के बाद वो क्या बन गया, देवता बन गया। ठीक है, यानी कि ये गांव था, अमरगाम नामक स्थान पर युद्ध हुआ, इसलिए अमरगाम का युद्ध कह दिया। देवगाम में संधि हुई थी, इसे देवगाम की संधि कह दी। अब संधि भोंसले और मराठों के बीच में हुई थी। और दूसरी तरफ सिंधिया भी अंग्रेजों से पराजित हुआ था लालवाड़ी के युद्ध में। ये युद्ध भी कब हुआ था, 1803 में ही युद्ध हुआ था। ये भी 1803 में लालवाड़ी का युद्ध, ये युद्ध अंग्रेजों और सिंधिया के बीच में हुआ था। इस युद्ध में जो सिंधिया था वो पराजित हो गया, मराठा जो सरदार था, जो सिंधिया था, वो पराजित हो गया। और पराजित होने के बाद सिंधिया ने क्या किया, अंग्रेजों के साथ सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली। ऊपर भोंसले ने तो देवगाम की संधि की थी और सिंधिया ने कौन सी संधि कर ली, सुरजी अर्जुन गांव की संधि कर ली। और तीसरी तरफ आ जाएगा 1806। 1806 में होलकर और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष चल रहा था। होलकर और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष चल रहा था, लेकिन दोनों के बीच में जो संघर्ष जो था वो अनिर्णित रहा था। यानी इसमें कोई परिणाम नहीं निकला कि अंग्रेज जीते या होलकर जीते। तो दोनों के मध्य 1806 में, दोनों के मध्य 1806 में राजघाट की संधि होती है। दोनों के मध्य कौन सी संधि होगी, राजघाट की संधि होगी। तो राजघाट की संधि से ही जो द्वितीय आंग्ल मराठा संघर्ष जो था वो समाप्त हो गया। वैसे ये संघर्ष 6 में समाप्त हुआ था, लेकिन यहाँ ये जो 5 लिखा है, ये मराठा साम्राज्य को अपने अधीन करने के लिए जो लॉर्ड वेलेजली के आधार पर यह समय निर्धारित किया गया था। वैसे अगर 1806 भी आता ना कि 1802 से लेकर के 1806 तक, तो ये भी सही समय, गलत नहीं है, ये भी सही है। ठीक है,
ये इतना समझ आ गया आपको इतना। अब हम बात करेंगे आगे तीसरे युद्ध की। लास्ट है ये, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही करेंगे, वैसे भी क्लास बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है मेरे को लगता है। देखो अब हम बात करने वाले हैं तीसरा अंगल मराठा संघर्ष, कि अंग्रेजों और मराठों के बीच में जो तीसरा संघर्ष था, इस संघर्ष के दौरान किस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी कूटनीति का प्रयोग करते हुए संपूर्ण मराठा साम्राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेज जो थे वो भारत में अपनी सर्वश्रेष्ठता बनाए रखना चाहते थे, इसलिए वो क्या करते थे, मराठों से वो संधियां करने पर तुले हुए थे, संधियां करते रहते। मराठा शासकों को, पेशवाओं को वो क्या करते, उन्हें अपमानित करते। 1817 में 13 जून 1817, 13 जून 1817 में यहाँ पे दो संधियां लिखूंगा, वैसे तो तीन मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, मैं एक बार दो बता देता हूँ। 13 जून 1817 और 5 नवंबर 1817। एक बार इन दोनों को आपने याद रखना है कि 13 जून 1817 को जो पेशवा है वो अंग्रेजों के साथ संधि करता है, पेशवा प्लस अंग्रेज। ओके, इसके बाद 5 नवंबर 1817 को इसमें क्या होता है, सिंधिया अंग्रेजों के साथ संधि करता है। सिंधिया अंग्रेजों के साथ संधि करता है। अब इन्हीं अपमानजनक संधियों से जो पेशवा जो थे वो इतने अपमानित हुए, उन्होंने क्या किया, इन संधियों को तोड़ना शुरू कर दिया। इन संधियों को उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। तोड़ने का मतलब कि इन्होंने अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ने का निश्चय कर लिया, युद्ध प्रारंभ कर दिया इन्होंने। और इसी युद्ध के तहत, इसी के परिणाम स्वरूप जो पेशवा था वो किर्की के युद्ध में पराजित हुआ था। पेशवा किर्की के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। और जो भोंसले था, भोंसले जो था वो सितवर्डी के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। और जो तीसरा था होलकर, ये जो होलकर था ये महिंदपुर के युद्ध में, महिंदपुर स्थान है इसे महिंदपुर युद्ध भी कहते हैं, महिंदपुर के युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ। इन्हीं पराजयों के पश्चात, इन्हीं पराजयों के पश्चात 18 जून 18 जून 1818 को अंग्रेजों और मराठों के बीच में एक अंतिम संधि होती है। ये जो संधि है वो पेशवा और अंग्रेजों के बीच में होती है। अब आपने ध्यान में रखना है उस समय जो पेशवा थे वो कौन थे, पेशवा बाजीराव द्वितीय, ध्यान में रखना है। और अंग्रेज कौन था, मेलकाम। पेशवा बाजीराव द्वितीय था और अंग्रेज कौन था, मेलकाम। इन दोनों के मध्य 18 जून 1818 को संधि होती है। और इस संधि के तहत जो पेशवा का पद था, अंग्रेजों ने क्या किया, इस पद को ही इन्होंने समाप्त कर दिया। और जो बाजीराव द्वितीय था, जो पेशवा था, इसे अंग्रेजों ने 8 लाख रुपए की पेंशन देकर बिठूर भेज दिया। कहता भाई जा अब तू वहां पे ऐश कर, तेरे को काम करने की आवश्यकता नहीं है, तेरे को हर साल अंग्रेज जो है वो 8 लाख की पेंशन देंगे, यानी कि जब तक तू जिंदा रहेगा ना तब तक तेरे को 8 लाख रुपए मिलता रहेगा हर वर्ष। तो बाजीराव जो था वो इससे संतुष्ट हो गया, कहता भाई काम करने की आवश्यकता नहीं है तो चलो चलते हैं बिठूर। तो वो चला गया यहाँ से 8 लाख की पेंशन लेकर। और जो संपूर्ण मराठा साम्राज्य था उस पर अंग्रेजों ने क्या किया, अपना अधिकार कर लिया। इसी तरह जो मराठा साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। और जो बाजीराव द्वितीय था, जो पेशवा था, इसकी 1852 में मृत्यु हो गई थी। और इसकी मृत्यु के साथ जो पेशवा साम्राज्य था, पेशवा वंश था स्टूडेंट, वो भी समाप्त हो गया। और इन्हीं परिणामों के स्वरूप, इन्हीं संघर्ष के परिणाम स्वरूप जो संपूर्ण मराठा साम्राज्य था स्टूडेंट, उसके ऊपर किसका अधिकार हो गया, अंग्रेजों का अधिकार हो गया। आई होप आप सबको ये क्लास आज की समझ आ गया होगा, टॉपिक आज का समझ आ गया होगा।
अगर आपको नहीं भी आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा से वॉच कर सकते हैं और बुक से भी रीड कर सकते हैं। बट आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं। इसी वीडियो को, इसी टॉपिक को लेकर के हम दोबारा से एक वीडियो बना देंगे ताकि आपको सारा का सारा समझ आ जाए। कल की हमारी जो क्लास रहेगी, कल हम करने वाले हैं आंग्ल मैसूर संघर्ष। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंग्ल मैसूर संघर्ष। देखो इसके अंदर क्या है, अंग्रेजों और मैसूर साम्राज्य के बीच में 4 युद्ध होंगे। इन चारों युद्धों को हम करेंगे कल की क्लास में। जिसने अभी तक पहले की क्लासों को वॉच नहीं किया है प्लीज़ उन क्लासों को जरूर अच्छे से वॉच करें। और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपके आसपास जितने भी फ्रेंड सर्किल के अंदर हैं या कोई जानकार है उन्हें भी ये वीडियो शेयर करें, चैनल को शेयर करें ताकि वो भी हमारे चैनल के साथ जुड़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।